आपका क्यूरियोसिटी क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को जो क्लास सिखाएंगे, अब इस क्लास में आपको बताएंगे कि रसायन विज्ञान बिल्कुल सरल होता है। बस आप इसको समझिए, सरल शब्दों में आपको समझना है। केवल इसको ध्यान पूर्वक मन लगाकर अगर आप सीखेंगे तो आसानी से सीख सकते हैं। क्यूरियोसिटी क्लासेस पर आप आसानी से समीकरण बनाना सीख सकते हैं और रसायन विज्ञान बिल्कुल सरल भाषा में समझाया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये केमिस्ट्री का पार्ट नंबर दूसरा है और इस पार्ट नंबर दूसरा में आप टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार में, अभिक्रियाओं के प्रकार में मुख्यतः प्रकार पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन कहें या हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाएंगे, चौथा पढ़ाएंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया और पांचवा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम डिटेल बताएंगे। हालांकि कोशिश करता हूँ इस वीडियो में 4-5 प्रकार के पढ़ा सकूं। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ये पार्ट नंबर दूसरा है। पार्ट नंबर पहला आप देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पार्ट नंबर अगर पहला आप देखते हैं तो दूसरे की वीडियो को आसानी से सीख पाएंगे। आइए सीखते हैं कि हम रासायनिक समीकरण को किस आधार पर संतुलित कर सकते हैं। आसानी से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, उसके लिए निम्नलिखित शर्तें इस प्रकार हैं। आप पहले क्या करेंगे, देखिए शर्त इस प्रकार है कि जैसे समीकरण लिखा हो, पहले आप समझिए। ये समीकरण लिखा है Al धन H2SO4, ये समीकरण हमारा लिखा गया है। ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या, ऐसी स्थिति में बिल्कुल करना क्या है, इसका समीकरण बनता है Al2SO4 का होल थ्राई डॉट H2, यही समीकरण बनता है। ऐसी स्थिति में आपको समीकरण बिल्कुल सरल शब्दों में अगर हम बता दें तो आपको लिखना है। जब लिखना है तो ध्यान से देखिए, हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आसानी से आपको सीखना है और इस समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। पहले हम जानते हैं कि समीकरण कैसे लिखा जाता है, किस आधार पर लिखा जाता है। पहले हम करेंगे, जो अभिक्रिया करते हैं उसे हम अभिकारक करते हैं, अर्थात तीर की बाईं तरफ अभिकारक होता है और इसको अंग्रेजी भाषा में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ये बाईं तरफ जो होता है इसको कहा जाता है अभिक्रिया फल। क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनेंगे। अभिक्रिया फल कहें, अभिक्रिया फल कहें या उत्पाद कहें, ये दोनों बात बिल्कुल एक ही है। ये गैस है, हाइड्रोजन को तीर ऊपर लगा देंगे। इस समीकरण को आप किस आधार पर सॉल्व करेंगे, किस आधार पर हल करेंगे, ये बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। आपको करना क्या है, पहले आपको लिख लेना है। जैसे क्या लिखना है, इधर तत्व लिखना है, इधर लिखना है, हेडिंग बना के लिखना है अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, यही आपको नोट करना है। दूसरा जो हेडिंग आपको बनाना है वो ये बनाना है कि इधर लिखना है उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। देखिए आपको यही नोट करना है। ऐसी स्थिति में देखिएगा हमारा तत्व क्या है, Al है, तो Al ध्यान से देखेंगे हमारा अभिकारक में कितना है। अभिकारक मतलब इस तीर के बाईं तरफ, इस तीर के बाईं तरफ अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसकी अगर हम बात करें तो परमाणुओं की जो संख्या है वो गिनती करेंगे। यहाँ पर हम तो गिनती करते हैं तो पाते हैं 1, उत्पाद में गिनती करते हैं तो हम पाते हैं 2। इसी तरह से हम हाइड्रोजन गिनेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं तो हाइड्रोजन का अभिकारक में है 2 और उत्पाद में भी है कितना, 2। इसी तरह से हम सल्फेट को ले लेते हैं तो सल्फेट का देखते हैं, यहाँ पर हमारा है इसका 1। गिनती से देखेंगे SO4 दिख रहा होगा आपको। सल्फेट ये मूलक है बच्चों, जब ये मूलक है इनकी संख्या उत्पाद में दिखेंगे तो उत्पाद में इनकी संख्या 3 दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, पहले तो हम सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात हम इतना लिखने के तत्पश्चात हम कैसे समीकरण को लिखेंगे, आइए यहाँ पर सीखते हैं। देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, बिल्कुल सरल है। आप Al ऐसे लिखा है, धन H2SO4 लिखा है और ये तीर का चिन्ह है बनाया गया है Al2SO4 का होल थ्राई और प्लस H2 लिखा गया है।
आपको करना क्या गया है, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में है, आपको गिनती करनी है। देखिए Al इस तरफ 1 है तो Al2 2 है, तो हम 2 Al ले लेंगे। इसी तरह से हम ध्यान देंगे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इनकी संख्या बिल्कुल दोनों अपकारक में भी सही है और उत्पाद में भी सही है। सल्फेट की संख्या देखेंगे यहाँ 3 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मैं 3 ले लूंगा। ऐसी स्थिति में सल्फेट तो सही हो गया, मगर हाइड्रोजन देखेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ मैं क्या ले लूंगा, 3 बार हाइड्रोजन ले लूंगा। इसी तरह से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, और आपको संतुलित करना बिल्कुल सरल भाषा में है। और ये समीकरण को संतुलित करना बहुत प्रकार के होते हैं, मैंने बताया नहीं। जो समीकरण को संतुलित किया जाता है मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए इसको समीकरण को जब संतुलित किया जाता है मुख्यतः 4 प्रकार से किया जाता है। पहला जो है जांच एवं त्रुटि विधि। पहला जो समीकरण संतुलित करने का विधि है जांच एवं त्रुटि विधि। इस विधि द्वारा जो अभी हमने समीकरण को हल कर रहे थे, ये इस विधि के द्वारा ही हल कर रहे थे। हम पहले इसको जांचते हैं और उसमें से जो कमियां होती है अर्थात जो त्रुटि होती है उसको ध्यान पूर्वक देखते हैं। जो दूसरी विधि आपको सीखनी है वो सीखना है आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि आपको सीखना है। आंशिक समीकरण विधि आपके सिलेबस में नहीं है, मगर आपको समीकरण को संतुलित कितने विधियां होती हैं वो जानना है। जो तीसरी विधि होती है आंशिक समीकरण विधि बिल्कुल सरल होता है। जो तीसरी विधि होती है वो यह होती है कि आपको संयोजकता विधि, जो कि हायर एजुकेशन में सिखाया जाएगा, अर्थात आपके माध्यमिक परिषद बोर्ड में संयोजकता विधि नहीं दिया गया है। और चौथा जो होता है वो होता है आयनिक समीकरण विधि। आयनिक समीकरण विधि की बात कर ले हम तो आयनिक समीकरण विधि आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं दिया। अर्थात हमारे कहने का जो तात्पर्य है, अभी तक आप जो समीकरण सीख रहे थे जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा ही सीख रहे थे। जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा सीख रहे थे बच्चों? जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा सीख रहे थे। आइए मैं एक और उदाहरण लेता हूं जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। इस उदाहरण में क्या है, जस्ट आपको सीखना है कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ध्यान से देखिए ध्यान से। आप लोग करेंगे क्या, जांच एवं त्रुटि विधि से आसानी से कैसे करेंगे हम लोग बता दें। तो इसमें करना क्या है, जैसे मैं बता दूं एक बार और चर्चा करता हूं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास मुख्यतः 4 विधि हैं। इस 4 विधि में आपके पास है जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, और तीसरा जो है वह इस तरह से है कि आप संयोजकता विधि, और चौथा है आयनिक समीकरण विधि। आपको हल क्या करना है, जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा हल करना है। ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या, जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा आप जांचेंगे कि कितनी इनकी संख्या है। ऐसी स्थिति में देखेंगे जैसे ये Na तत्व है और इसका अगर हम जल से अवक्रिया कराएं तो ये अवक्रिया बनता है NaOH धन। देखिए किसकी संख्या कम है तो हाइड्रोजन NaOH धन हाइड्रोजन बनेगा, ये बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। आपको इसमें जांच एवं त्रुटि विधि, ये देखिए अभिकारक है और ये देखिए उत्पाद है। मैं एक बार और नोट डाउन कर देता हूँ, अर्थात मैं आपको इसमें लिख देता हूँ, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। मैंने कहा कि यहाँ पर तत्व लिख लीजिए। तत्व लिखने की तात्पर्य यह है कि आप यहाँ तत्व जब लिखेंगे तो देखेंगे Na तत्व है। जब Na तत्व है अभिकारक में देखेंगे कितनी बार है 1, उत्पाद में भी देखेंगे कितनी बार है 1। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन तत्व लिखेंगे, अभिकारक में इनकी संख्या कितनी है 2, मगर उत्पाद में बात करें तो है कितनी 3 है, 2 और 1 3, आप गिनती करेंगे टोटल। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं तो इसमें है 1, और यहाँ भी बात करें तो 1। आगे पुनः लिखेंगे Na धन H2O, और आप इनकी संख्या देखेंगे तो ये बन रहा है NaOH धन H2। ऐसी स्थिति में मैं सोडियम को 2 बार ले लेता हूँ तो यहाँ भी देखेंगे संख्या 2 बार ले लेता हूँ तो देखेंगे वो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई तो यहाँ 2 लेता हूँ ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन 4 हो गए
तो 2 यहाँ है, यहाँ देखेंगे 2 है यहाँ पर। इसी तरह से हम समीकरण को जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा आसानी से सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान देने की योग्य बात यह है कि आप किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा आपके हाई स्कूल के सिलेबस में बड़े ही सरल प्रकार के सवाल दिए गए हैं। आपको करना क्या है, अभिकारक और उत्पाद लिख लेना है, तत्व लिखना। जिनकी संख्या जितनी अभिकारक है उतने उत्पाद में भी होने चाहिए। यहाँ पर संख्या होनी चाहिए 2 बच्चा, सॉरी यहाँ पर संख्या कितनी थी, देखिए हाइड्रोजन की 3 होती थी, यहाँ देखिए 1 और 2, सॉरी सही लिखा गया है, तो ये 3 है। इसी तरह से अब आप सीखेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। अब आपको जांच एवं त्रुटि ही विधि पढ़नी थी, बाकी विधि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। ये कंप्लीट कोर्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट कोर्स का साइंस आप ले लीजिए, उसमें जो बुक दिया है आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब आपको सीखनी है संयोजन अभिक्रिया। क्या सीखनी है? संयोजन अभिक्रिया, यानी टॉपिक नंबर पहला सीखना है अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार जो होता है मुख्यतः मैंने बताया 5 प्रकार के होते हैं। आप 1, 2 प्रकार, 3 प्रकार, यहाँ पर जितने प्रकार के हो सकते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया। कौन सा प्रकार है? संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है वह सीखेंगे और इसकी परिभाषा सीखेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोग करना या जुड़ जाना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेट कर लेना, जुड़ जाना, संयोग कर लेना। आप अगर शब्दों की हिंदी भाषा के शब्द से संयोजन दिख रहे हैं यानी संयोग करेगा, यानी ऐसी अभिक्रिया, यहाँ हम लिखे वह अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगर वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले और वह पदार्थ मिलकर एकल यौगिक बनाए या एकल उत्पाद बनाए का निर्माण करते हैं, या ऐसी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, या इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी संयोग कर लेना या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आप उदाहरण से समझ जाएंगे। इस वीडियो को आप आसानी से देखिए, मगर शर्त यह है कि संयोजन अभिक्रिया में केवल आपको यह समझना है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ रहेंगे या यौगिक रहेगा या तत्व रहेगा, वह अभिक्रिया करेगा, केवल एक उत्पाद बनाएगा। जैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उदाहरण में, आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आप सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या सीखना है, देखिए ये है N2 और धन 3H2, दोनों गैस हैं। अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं N2, ऐसे गैस का प्रतीक बनाइए सिंबल, धन 3H2 और गैस का सिंबल बनाइए, और इरिवर्सिबल अभिक्रिया होता है ये। तो देखेंगे 2N3 बनता है। देखेंगे यहाँ पर उत्पादों की संख्या क्या होती है, ये भी अमोनिया क्या होता है, गैस होता है। तो उत्पादों की संख्या आप देखेंगे केवल 1 है। उत्पादों की यदि संख्या केवल 1 है तो इस तरह से आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर पढ़ाई शिक्षा यहाँ ये दिया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा दिमाग अग्रेसिव करना है। यहाँ पर लिखा है संयोजन अभिक्रिया, अर्थात जो यौगिक रहेगा वो संयोग कर लेगा या जुड़ जाएगा। इसी तरह से देखिए ये अमोनिया है और ये अमोनिया HCl से अभिक्रिया करके बना लेता है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर आपको जो देखने योग्य बात यह है,
और समझने योग्य बात यह है कि ये दोनों अभिक्रिया मिलकर क्या कर रहे हैं, केवल एकल उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना है। हमें परिभाषा में केवल यही सीखना है कि यदि एकल उत्पाद बनाते हैं तो हम ऐसे इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में और ढेर सारे समीकरण या उदाहरण को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए एक और है कार्बन धन ऑक्सीजन, और देखेंगे यह तत्व है और ये अणु है, एक या एक से अधिक पदार्थ ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, यानी इनकी जो संख्या है वह एक है, एकल उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया है। आप इसमें जितने भी मैटर लिखे गए हैं उसको नोट करेंगे और 1 से 2 बार इस वीडियो को आसानी से देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा। और बहुत ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए। और आइए हम लोग दूसरे टाइप से सीखते हैं। जब दूसरे टाइप को सीखेंगे, इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। हम वियोजन अभिक्रिया कहें या अपघटन अभिक्रिया कहें तो देखिए मुख्यतः दो पर यह जो होता है वियोजन अभिक्रिया कहें, क्या कहें, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, या हम क्या नाम दें इसका, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब यह है, हिंदी अर्थ से देख रहे हैं, अपघटिन होना, अर्थात हम बता दें अपघटन अभिक्रिया अर्थात ये छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित होगा। ध्यान से, या हम यूं कहें कि यह पदार्थ छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित स्थिति में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ऐसी स्थिति में इसकी अंग्रेजी जो है वो है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का जो अर्थ होता है वह ये होता है कि डिसोसिएशन, इसका मतलब कोई भी यौगिक को जब बाह्य कारक दिया जाता है, हम इसकी परिभाषा की बात कर लें तो आप आसानी से इसी परिभाषा सीख सकते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसको क्या किया जाए, ऐसी अभिक्रिया जिसे अगर हम यहाँ हम लिख लेते हैं, वह अभिक्रिया या इस प्रकार की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसको या जिसे बाह्य कारकों बाह्य कारक में आप जानेंगे जैसे उष्मा, ताप, प्रकाश, ये सब आदि के द्वारा अपघटित किया जा सके, आदि के द्वारा अपघटित किया जा सके, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को तो हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ये वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। पहला जो होता है टाइप ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया की हम बात बता दें तो यह अभिक्रिया बाह्य कारक, जैसे उष्मा यदि दी जाती है, बाह्य कारक में मैं बता दूं तो जैसे उष्मा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसकी अंग्रेजी मैंने गलत लिखा है, डीकम्पोजिशन, सॉरी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटित हो जाना। देखिए इसको कहते हैं थर्मल, ऊष्मीय को कहते हैं थर्मल, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यह अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया हम बात कर दें, या वह अभिक्रिया जिसको केवल उष्मा द्वारा
ऊष्मा द्वारा अपघटित किया जा सकता है। ऊष्मा द्वारा बाह्य कारक में ऊष्मा होता है, अपघटित किया जा सके तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया को केवल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ऊष्मा दिया जाता है यानी उन पदार्थों को गर्म किया जाता है तो यह दो या दो से अधिक टुकड़ों में अपघटित हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाए, ये गर्म का प्रतीक है, जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड धन कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाते हैं। यहाँ केवल आपको यह समझने की जरूरत है, इसका अर्थ समझने का जरूरत है कि वियोजन या अपघटन इसका मतलब होता है अपघटित होना या पदार्थों में टूटना या बिखरना। तो यहाँ ऊष्मा जब दिया जाएगा यानी ऐसी अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसको केवल ऊष्मा द्वारा अगर अपघटित किया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसमें केवल आपको एक बातें ही याद रखने की जरूरत है, वह यह है कि आपको जो जानने की जरूरत है कि इसमें ऊष्मा द्वारा अपघटित किया जाएगा। जैसे आप एक उदाहरण से संतुष्ट नहीं है तो कई उदाहरण है मेरे पास। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको यदि गर्म किया जाता है और गर्म मतलब उसमें किया जाएगा, ऊष्मा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और धन कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाते हैं। इसी तरह से ढेर सारे अभिक्रियाएं हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरा प्रकार आप सीखेंगे। यह दूसरा प्रकार इससे भी सरल है। आपको केवल ऐसे ये ऊष्मा द्वारा अपघटित होता है और जो प्रकाशीय अपघटन है या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा ऐसी अभिक्रिया जो बाह्य कारक, जैसे बाह्य कारक में आप जानते हैं ऊष्मा, ताप, प्रकाश, ये द्वारा अगर प्रभावित किया जाता है, अपघटित किया जाता है तो कहेंगे उसको वियोजन अभिक्रिया। अब आप दूसरा टाइप सीखेंगे। दूसरा टाइप भी एकदम बिल्कुल सरल है, केवल आप शब्दों पर जाएंगे। यहाँ पर समीकरण को सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, केवल आपको समीकरण यह सीखना है कि वह यौगिक, वह पदार्थ दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है कि नहीं। इसी तरह से जो दूसरा प्रकार पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया का, वह यह है प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। हम इसको प्रकाशिकी भी कर सकते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ये देखिए, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? तो हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानेंगे क्योंकि आज के युग में कंपटीशन में दोनों देता है। तो ऐसी स्थिति में हम अंग्रेजी जानते हैं तो इसको कहा जाता है फोटोलिसिस कहा जाता है, फोटोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है, फोटोलिसिस कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण बिल्कुल सरल है। हम पहले परिभाषा बता देते हैं। वह अभिक्रिया, जहां पर दिख रहा है आपको परिभाषा शब्दों से, वह अभिक्रिया जिसे या जिसको, मैं जिसे ही बना देता हूं, जिसे प्रकाश के द्वारा अपघटित किया जा सके, प्रकाश के द्वारा अपघटित किया जा सके या वियोजित किया जा सके। अपघटन कहें या वो शब्द कहें, वियोजित कहें, वही शब्द दोनों एक है। किया जा सके या कर सके, किया जा सके, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या सीखेंगे? जैसे ध्यान से देखिए, आपको फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या सीखना है। ये देखिए AgCl है और इस AgCl को जब प्रकाश दिया जाएगा यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा, यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है कि जिसे सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित किया जा सके या सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित किया जा सके। यहाँ पर पूरी शब्द को लिखेंगे बच्चों, सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित किया जा सके, सूर्य के प्रकाश द्वारा
अपघटित किया जा सके, या इस प्रकार के अपघटन को हम कौन सा अपघटन करते हैं, प्रकाश की अपघटन अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएंगे, ये दोनों यौगिक अब तत्वों में अपघटित हो जाएंगे। इसी तरह से आपको सीखने की जो जरूरत है वो है इस प्रकार सीखना है। तीसरा टाइप जो आपका है वो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये जो तीनों प्रकार आप सीख रहे हैं ये वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, तीसरा होता है विद्युत अपघटन। जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि इस प्रकार के जो है वह अभिक्रिया जिसे विद्युत द्वारा अपघटित किया जा सके, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम पर विद्युत अपघटन अभिक्रिया करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, जिसको प्रकाश द्वारा अपघटित किया जाए तो प्रकाश अभिक्रिया करते हैं, जिसे विद्युत द्वारा किया जाए तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया करते हैं, जिसे उष्मा द्वारा अपघटित किया जाए तो उसे उष्मीय अभिक्रिया करते हैं। इसका जो उदाहरण यह है कि जैसे ये जल है, ये देखिए जल का सूत्र है। इस जल के ये उदाहरण के लिए बच्चों है, तो उदाहरण के लिए जैसे आप अंग्रेजी भाषा में फॉर एग्जाम्पल आपको जो जानने की जरूरत है वह यह है कि जैसे ये जल है इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, या हम हिंदी में लिखें विद्युत अपघटन द्वारा। क्या कहा जाए, विद्युत अपघटन द्वारा। जब इसको विद्युत अपघटन किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखिए बच्चों आपको सीखना क्या है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसको अंग्रेजी भाषा में जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वह ये है बच्चों, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इस प्रकार से आप चौथे प्रकार सीखेंगे। अब आपको नाम से समझ गए हैं तो मैं तीसरा प्रकार आपको सिखाता हूँ अभिक्रिया के प्रकार में। तीसरा जो प्रकार वह विस्थापन अभिक्रिया है। वह कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी भाषा में इसको 2 शब्द कहा जाता है। तीसरा प्रकार आप सीखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, या फिर हम कहेंगे इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या वह अभिक्रिया, मैं परिभाषा की बतला देता हूँ, वह अभिक्रिया जिसे अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को प्रतिस्थापित कर दें या उसका स्थान ग्रहण कर लें, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इसको अंग्रेजी भाषा में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप परिभाषा इसका सरल शब्दों में आप आसानी से बता सकते हैं। यानी वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसको अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील तत्व के स्थान पर स्वयं आ जाते हैं या कहेंगे ग्रहण कर लेते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो
इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन है, या वह अभिक्रिया जिसको अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको इसमें दो प्रकार के सीखना है। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम से दिख रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट आपको एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया सीखनी है। जैसा कि नाम से आपको दिख रहा होगा, यानी इस प्रकार की अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व एक कम क्रियाशील वाले तत्वों को प्रतिस्थापित कर दे या विस्थापित कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया हम बोले, वह अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील या एक तत्व के स्थान पर या ऐसे हम कहें एक देखिए आपको क्या सीखना है। जैसे एक यौगिक को एक तत्व को विस्थापित कर दिया, नाम से दिख रहा है आपको। जैसे ये देखिए आयरन है और कापर सल्फेट के विलयन को कापर को विस्थापित कर देता है। जैसे देखेंगे यह आयरन कापर से अभिक्रिया कर लेता है तो आयरन सल्फेट हो जाता है और कापर को मुक्त कर देता है। आपको देखना है कि यह जो आयरन है यानी फेरस है, ये अधिक क्रियाशील है। यह क्या है, अधिक क्रियाशील है, और यह कम क्रियाशील है। कौन कम क्रियाशील है, अगर हम बात करें तो कापर कम क्रियाशील है। कापर कौन सा है, कम क्रियाशील है। यह आयरन कापर को विस्थापित कर देता है। इसी तरह से आपको जिंक लेना है। ये जिंक देखिए कापर सल्फेट के विलयन में जब मिलाया जाता है, ऐसी स्थिति में जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण ZnSO4 बना देता है और कापर को मुक्त कर देता है। इसी तरह से आप दूसरा जो प्रकार है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के, दूसरा प्रकार को आप सीखेंगे। दूसरा प्रकार बिल्कुल सरल है और इस दूसरे प्रकार का नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहें या एक और नाम है द्विक प्रतिस्थापन कहें या विस्थापन कहें अभिक्रिया। यानी ऐसा अभिक्रिया जो यौगिक हो और अभिक्रिया करे, यानी इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें से दोनों प्रकार के यौगिकों को प्रतिस्थापित कर देता है। दोनों प्रकार यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले धातु को प्रभावित कर देता है या उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। ऐसी इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 का अभिक्रिया का KCl से किया जाता है तो Ag अधिक क्रियाशील है और K कम है। ऐसी में AgCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, AgCl बना लेगा। और देखेंगे दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, मतलब दोनों स्थान क्या है, प्रतिस्थापित हो रहे हैं। दोनों स्थान क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। दोनों स्थान क्या रहे हैं, प्रतिस्थापित हो रहे हैं। ये K कम क्रियाशील होने के कारण NO2 से अभिक्रिया कर लेता है, यानी KNO3, सॉरी NO2 मैंने बोला, NO3 है। इसी तरह से आप बहुत सारे अभिक्रियाओं को ले सकते हैं जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। आपको क्या करना है, अगले वीडियो में मैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में ऑक्सीकरण तथा अपचयन पढ़ाऊंगा। आपको जो मुख्यतः मैंने पढ़ाया है फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, इसके साथ क्लास को समाप्त करता हूँ। आपको जो सीखना है, आप अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे तो पहला पढ़ रहे थे संयोजन। आप यहाँ से केवल मैं नाम पकड़ाऊंगा, यानी आपको यहाँ पर रोग की पहचान करनी है कि आप कहाँ से नहीं सीखते हैं। संयोजन अभिक्रिया,
देखिए आप करेंगे क्या कि संयोजन का मतलब जुड़ना। जैसे ये देखिए N2 देख रहे हैं और 3H2 देख रहे हैं, दोनों गैस हैं, ये क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। ऐसे ही नॉर्मल में लिखा जाए तो ये क्या बन जा रहे हैं, NH3 बन जा रहे हैं। ये दो बार क्या बन रहा है, NH3, यानी ये दोनों पदार्थ जुड़कर ये तीसरे पदार्थ का निर्माण बना देते हैं। इसी तरह से आपको समझना है वियोजन अभिक्रिया। क्या समझना है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजित हो जाते हैं। आप देखिए आसानी से समझ लेंगे। जैसे ये CO3 है और इसको जब क्या किया जाता है, उष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 3 प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो है उष्मीय अपघटन। पहला प्रकार जो है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जो दूसरा प्रकार है आपको समझने की जरूरत है, वो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। वो क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। वो जो तीसरा प्रकार है आपको सीखने की जरूरत है, वह प्रकार है जिसे कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप सिखाए हैं मैंने इनके नाम से, उष्मा द्वारा अपघटित किया जा सकता है, प्रकाश द्वारा अपघटित किया जा सकता है, या इसको विद्युत द्वारा अपघटित किया जा सकता है। आप इनको आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया तीसरा, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है बच्चों, वह यह होता है एकल, यानी एक यौगिक में से एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक यौगिक एक धातु को विस्थापित करेगा, एक मूलक को विस्थापित करके धातु का स्थान ले लेगा। इसी तरह से द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, दोनों का स्थान विस्थापित हो जाएगा। दोनों का स्थान, जैसा कि इनका नाम है विस्थापन का मतलब उनका स्थान स्वयं कोई और ग्रहण कर लेगा, स्वयं कोई और ग्रहण करेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया लेकर आता हूं। और यह वीडियो भी इसी तरह से बिल्कुल मज़ेदार रहेगा और धमाकेदार रहेगा।